होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेता मैदान में हैं, आपको वोट देना है, वोट देने जरूर जाइए, लेकिन जाने से पहले अपने नेताओं को अच्छी तरह से परख लीजिए। उनकी बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच कर लीजिए। इसी क्रम में आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाएंगे अरविंद केजरीवाल पर। आपकी अदालत में आज के इस मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है अमर उजाला के संपादक यशवंत व्यास को। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, अरविंद केजरीवाल से सफाई मांगे। आज के जज यशवंत व्यास की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे अरविंद केजरीवाल पर, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का ये मुकदमा चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया। पिछले साल 2 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स की नौकरी को छोड़कर सामाजिक आंदोलन में कूदे थे। अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा, सलमान खुर्शीद, नितिन गडकरी समेत कई नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी की सरकार बनाएंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अरविंद केजरीवाल पर। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। अरविंद जी, जब पिछली बार आपकी अदालत में आप आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इतना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का शौक है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आपके कहने से चुनाव लड़ने का हमने डिसाइड मेरे कहने से चुनाव लड़ रहे हैं या दिग्विजय सिंह ने के कहने से चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा था कि इनको भी चुनाव लड़के मैदान में आना चाहिए। आप सभी दोस्त हैं हमारे, सभी दोस्तों के कहने से लड़ रहे हैं। देखिए, 2 साल में सब कुछ करके देख लिया, इस देश की जनता देख रही है। आपको याद होगा रजत जी, 13 दिन का अन्ना जी ने अनशन किया। 13 दिन के उनके अनशन के बाद संसद के अंदर सारी पार्टियां बैठी थी, सारी पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किया था, अन्ना जी आप अपना अनशन प्लीज़ बंद कर दीजिए, हम आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को, विलासराव देशमुख चिट्ठी लेके आए थे, मैं स्टेज पे मौजूद था। प्रधानमंत्री ने अपील की थी, अन्ना जी आपकी तीनों शर्तें मंजूर है, लोकपाल बिल पास कर देंगे। आज 2 साल हो गए, अभी तक लोकपाल बिल पास नहीं किया। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया, सारी पार्टियों ने धोखा दिया। इन 2 साल में सब कुछ करके देख लिया, इनके सामने गिड़गिड़ाए, सारी पार्टी के नेताओं से 10-10 बार मिले, देश को बचा लो, देश को बचा लो, भ्रष्टाचार दूर कर दो, नहीं किया इन लोगों ने। अंत में, और क्यों नहीं किया, धीरे धीरे साफ हो गया, ये पार्टियां नहीं करने वाली। आज अगर ये अन्ना वाला लोकपाल बिल पास कर दे, आधी से ज्यादा नेता जेल चले जाएंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, बीजेपी वालों ने कर रखा है, कांग्रेस वालों ने कर रखा है, समाजवादी पार्टी, सबने चोरी कर रखी है। इसलिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी जब कोई चारा नहीं बचा। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया। 2-3 साल में आप पार्टी बना ली, लड़ाइयां तो बहुत लंबी लंबी चलती हैं। रजत जी, अगर अभी कुछ नहीं किया ये देश नहीं बचेगा। इन्होंने कोयला लूट लिया, इन्होंने आयरन ओर लूट लिया, इन्होंने मैंगनीज लूट लिया, इन्होंने एल्यूमिनियम लूट लिया, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, नदियां लूट ली, जमीन लूट ली। अगर हम सब लोगों ने मिलके अभी कुछ नहीं किया तो ये देश नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपका आंदोलन इतना ही सही था और आपकी राजनीतिक दल बनाने का फैसला इतना सही था तो अन्ना आपके साथ क्यों नहीं आए? अन्ना जी कह रहे हैं कि राजनीति गंदी है, राजनीति कीचड़ है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हमने अन्ना जी को काफ़ी समझाया, हमने कहा अन्ना जी अब 2 साल में सब कुछ करके देख लिया, ये लोग नहीं मानने वाले, अब सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जाके साफ करना पड़ेगा। इनके सामने गिड़गिड़ाते रहो, अनशन करते रहो, जंतर मंतर पे इनकी बला से तो मर जाएं हम लोग। अगर जंतर मंतर पे मर जाएंगे बहुत खुश होंगे कांग्रेस और भाजपा वाले। तो 2 साल में और क्या बचा था जो
तो हमने अन्ना जी को काफ़ी समझाया। अन्ना जी कहते नहीं दलदल है, कीचड़ है। हमने कहा जी कीचड़ है, वो कह रहे हैं गंदे हो जाएंगे। हमने कहा यही मान लेना कि गंदे हो जाएंगे, हमने अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी, लेकिन अब अंदर तो जाना पड़ेगा। गंदे नहीं, उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक पार्टियों का एक ही मकसद होता है, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। और उन्होंने कहा मुझे आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल कहीं उस रास्ते पर ना चला जाए। अभी तक तो नहीं गए जी, और कोशिश पूरी कर रहे हैं। और जिस तरह की हमारी आज राजनीति है, हमने 2 अक्टूबर को पिछले साल जब राजनीतिक पार्टी की घोषणा की थी, हमने कहा था ये राजनीति बड़ा शुद्ध शब्द है। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, राजनीति चाचा नेहरू ने की थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, सरदार पटेल ने की थी। उन्होंने भी चुनाव लड़े थे। उन दिनों में जब कोई राजनीति करता था तो कहते थे देश की सेवा करने जा रहा है। आज ये लोग राजनीति नहीं कर रहे, दलाली कर रहे हैं सारे मिलके। उस दलाली को बंद करना है हम लोगों को। हमने कहा था रजत जी, 2 अक्टूबर को पिछले साल जब हमने पार्टी चालू की थी, हमने कहा था कि इनको राजनीति करनी नहीं आती, इनको राजनीति करनी हम सिखाएंगे। और पिछले 1 साल से जो कुछ हम करते हैं, दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस वाले 10 दिन बाद वही करते हैं। हमने ऑटो पे पोस्टर लगाने चालू किए, उन्होंने ऑटो पे पोस्टर लगाने चालू कर दिए। हमने कहा हम बिजली के दाम 50% कम करेंगे, 10 दिन बाद विजय गोयल जी कहते हैं हम 30% कम करेंगे। हमने फ्लाईओवर के ऊपर बैनर लगाने चालू किए, उन्होंने भी फ्लाईओवर पे। ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने कभी राजनीति की नहीं थी, हमसे सीख रहे हैं बच्चों की तरह, चीटिंग कर रहे हैं। 3 बार पिछले 15 साल से बीजेपी दिल्ली में हार रही है, 3 चुनाव हार चुकी है। क्लास में बच्चा 3 बार फेल हो जाए तो स्कूल से निकाल देते हैं उसको। अब चौथी बार जब उनको हारने की दिखाई दे रहा है, अब उन्होंने चीटिंग करनी चालू कर दी। नकल करते हैं जो हम करते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद। लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि आपने कोशिश नहीं की अन्ना को समझाने की कि जो काम आप कर रहे हैं वो सीधा रास्ता है। आपने जो कुछ किया, आप जो कुछ बने, उसमें अन्ना का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो अन्ना के साथ धोखा नहीं है ये? नहीं, अन्ना जी के साथ कैसे धोखा? मैं कह तो रहा हूँ धोखा है कि आपने उनकी टोपी रख ली, अन्ना को वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा कि हमने अन्ना जी को काफ़ी कोशिश की समझाने की। अन्ना जी नहीं समझ रहे। अन्ना जी का कहना है कि बाहर रह के हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन हमें ये लगता है कि अब बाहर रह के आंदोलन करने से ये सरकारें इनके सामने गिड़गिड़ाने से ये नहीं मानने वाली। आपको संसद की सफाई करनी पड़ेगी। अगर संसद के अंदर इतने गलत लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाओ, ऐसा कानून बनाओ कि कल तुम ही जेल चले जाओ, तो वो नहीं करने वाले। ये बेकार की बात है, तो अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन आपके जो विचार हैं, एक नेता है उससे आपके विचार बहुत मिलते हैं। उनका मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि अब बकवास बंद करने का समय आ गया है। चाहे मेरी पार्टी हो या बाकी पार्टियां, अगर हम देश में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो कांग्रेस हो या बीजेपी, हम ये छोटे छोटे समझौते करना बंद करें, क्योंकि अगर हम ओछे समझौते करते रहे तो हम समझौते ही करते रह जाएंगे। आप समझ सकते हैं कौन है ये? नहीं, मुझे नहीं। राहुल गांधी। आप जो कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं, उसमें कोई खास फर्क तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कथनी और करनी में उनके फर्क है, हमारे कथनी करनी में। देखिए, उन्होंने करके दिखाया ना। उन्होंने 1 मिनट में उस ऑर्डिनेंस को, जिससे दागी लोग संसद में आ जाते, नॉनसेंस कह दिया, फाड़ के फेंकने का आदेश दे दिया, मान गए। नेता तो ये होता है। चलिए, आपके चहेते हो सकते हैं राहुल गांधी। नहीं, मेरे चहेते नहीं है, लेकिन करके दिखाया ना। मंगलवार को उनकी यूनियन की कैबिनेट बैठी। मंगलवार को कैबिनेट के अंदर इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। इस देश की जनता कोई नहीं मान सकता कि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मर्जी के बिना आया होगा। मनमोहन सिंह जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई भी इस किस्म का ऑर्डिनेंस। तो मंगलवार को आपकी अपनी सरकार ने वो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के पास भेजा। 3 दिन के अंदर देश के अंदर भूचाल आ गया इसके खिलाफ। तो खुद ही आके फिर फाड़ भी दिया। खुद ही ऑर्डिनेंस लाते हो, खुद ही फाड़ते हो। आपको लगता है इस देश की जनता बेवकूफ है? लेकिन कोई अगर ये कहे कि मुझे कांग्रेस में भी सुधार करना है, बीजेपी में भी सुधार करना है, पूरे सिस्टम को बदलना है, तो आपको तो उनका साथ देना चाहिए। नहीं, हम तो उनका साथ नहीं दे सकते जी। क्योंकि एक नौजवान है, वो कुछ कर गुजरना चाहता है। सर, अगर कर गुजरना होता तो 10 साल हो गए उनकी सरकार को। 10 साल के अंदर उन्होंने देश का क्या हाल कर दिया। कुछ अगर कर्ज गुजरना होता तो 10 साल कम नहीं होते हैं। इन 10 सालों में उन्होंने सब कुछ लूट लिया इस देश का। लेकिन आपको अकेलापन नहीं लगता कि न तो अन्ना आपके साथ है, न किरण बेदी आपके साथ है? देश की जनता हमारे साथ है। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इनका कैंपेन सिविलाइज्ड नहीं है।
अरविंद जी, आपको जनता ने कहा था सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो मैं सोच रहा था जब आपका कैंपेन शुरू होगा तो बड़ा भद्र कैंपेन होगा, सिविल कैंपेन होगा, लेकिन मैंने अब देखा आपके कैंपेन में लिखा था, शीला दीक्षित की तस्वीर थी, बेईमानों को वोट दो तो महिलाओं के साथ होता रहेगा बलात्कार। गलत तो नहीं कहा? गलत क्या कहा? नहीं, किसी महिला के तस्वीर लगा के आप उनको दिल्ली में होने वाले बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराएं, थोड़ा अन्याय है। आज मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर आरोप है, पवित्रा नाम की एक कर्मचारी वहाँ पे उन्होंने सुसाइड कर लिया। 30 सितंबर को उन्होंने सुसाइड किया था, आज 10 दिन हो गए। सुसाइड नोट में पवित्रा ने लिखा है, पवित्रा ने, कि 4 साल से वहाँ का प्रिंसिपल मुझे सेक्सुअली वो कर रहा था और मेंटली हैरेस कर रहा था। वो महिला सुसाइड करने पे मजबूर हो गई। सुसाइड नोट में लिखा है और मरने के पहले उसने अपने आप को आग लगा ली, और मरने के पहले जो एसडीएम के पास सामने उसने बयान दिया, डाइंग जो डिक्लेरेशन था, उसमें भी उन्होंने कहा 10 दिन हो गए, एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई है उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ। और ये जो कॉलेज जो है, एक मिनट, ये जो कॉलेज है ये शीला दीक्षित जी के अंडर में आता है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों नहीं एक्शन हुआ। देखिए, अगर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो बलात्कार का केस हुआ था बस में, बड़ा जघन्य बलात्कार था, उसके लिए सारे ये नौजवान यहाँ बैठे, इस तरह के लोग सड़कों पर उतर आए थे बगैर किसी नेतृत्व के, लेकिन किसी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। सर सब कर रहे थे, आपके कैमरा में भी होंगे, आप थोड़ा सा रोल चला के देखिए, इससे भी ज्यादा गंदी भाषा थी वहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही थी। तो आप ये मान रहे हैं कि आप गंदी भाषा का इस्तेमाल पर इसमें गंदी भाषा क्या है? देखिए, आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ। पोस्टर के नीचे लिखा है, शीला बेईमान, केजरीवाल ईमानदार। तो ठीक है, ये तो ठीक अपने है। मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बता रहे हैं हम ईमानदार और ये बेईमान। पर शीला दीक्षित बेईमान नहीं है क्या? सारी दिल्ली कह रही जी वो बेईमान है, सारी दिल्ली कह रही है शीला दीक्षित जी ने बिजली कंपनियों की दलाली करी है। मैं गलत क्या कह रहा हूँ? लेकिन मैं तो वही आवाज में इस आम आदमी की आवाज उठा रहा हूँ दिल्ली के अंदर, और कुछ नहीं कह रहा मैं ये कह रहा अच्छा, था। आप एक चीज बता दीजिए, उनको बेईमान की जगह क्या लिखते हैं हम? कोई अच्छा शब्द बता दीजिए, हम बदल लेंगे। मुख्यमंत्री। भाई बेईमान को बेईमान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? कोई अच्छा शब्द बता दीजिए, हम पोस्टर बदल लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि हर पार्टी के नेता को लगता है कि जो हमारे लीडर हैं उसने बेईमानी नहीं की। आप एक काम मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मीटिंग में गया, 2 मीटिंग्स का मैं बताता हूँ, बहुत जरूरी है। नुक्कड़ सभा चल रही थी, तो किसी ने कहा जी हमारा एमएलए बहुत अच्छा है, वहाँ कांग्रेस का एमएलए था, हमारा एमएलए बहुत अच्छा है और हम वोट तो उसी को देंगे। आप अरविंद जी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन यहाँ पे तो हम, मैंने कहा अगर आपने अपने एमएलए को वोट दिया, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनेगी। कहता फिर नहीं देता मैं। कांग्रेसी भी नहीं दे रहे शीला दीक्षित को वोट। वही हाल बीजेपी का है। मनीष सिसोदिया किसी के घर गए, उन्होंने कहा जी आप मनीष जी आप हो तो बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ से अगर बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया तो हम बीजेपी वाले कैंडिडेट को वोट देंगे। तो मनीष ने कहा ये सोच लेना मुख्यमंत्री विजय गोयल बनेगा। कहते फिर नहीं देते। बीजेपी वाले भी मान रहे हैं विजय गोयल भ्रष्ट है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जनता कह रही है जी, उन्हीं के घर वाले कह रहे हैं। नहीं, आप विजय गोयल को भ्रष्ट कह रहे हैं, कुछ सबूत है आपके पास में ये भ्रष्टाचार किया उन्होंने? सर जी बहुत सबूत है। आजकल आप थोड़ा सा अपना सीक्रेट कैमरा भेजिए, वहाँ पे 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए लग रहे हैं टिकट के, एक टिकट के। आप भेजिए जरा इंडिया टीवी से सीक्रेट कैमरा। बीजेपी की टिकट के लिए 2 करोड़, आप 2 कह रहे हैं करोड़ वो हारने से 5 वाली करोड़। पार्टी है, उसके टिकट के कौन पैसे देगा? आप मानते हैं? आप मानते हैं हारने वाली नहीं पार्टी? नहीं, ये मैं तो आप बता रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, या तो मैंने आप, तो अभी या तक तो नहीं आप कहा। ये कह दीजिए कि मैंने वो तो अभी तक नहीं कहा, आपने नहीं, कहा है। आप तो हर रोज कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। हाँ बनाएगी जी, बिल्कुल आप तो हर रोज कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहते हैं ना आप? नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, जरूर बन रही है, और भारी बहुमत से बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता से पूछते हैं कि उनके मन में क्या सवाल है। जी हाँ, आप। सर मेरा सवाल ये है कि आप ही कहते हैं कि जितने भी पार्टी हैं, जितनी भी सरकारें हैं हमारी, सारी करप्टेड हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार बहुत अच्छी होगी? इसकी क्या गारंटी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। अगर पैसा ही कमाना होता, मेरी कमिश्नर की नौकरी कोई बुरी नहीं थी। अच्छी लाल बत्ती की गाड़ी दे रखी थी सरकार ने, अच्छा बंगला दे रखा था। अगर पैसा कमाना होता तो वो नौकरी छोड़ के ये झक मारने की जरूरत नहीं थी। 2 साल तक रामलीला मैदान में झक मारते रहे, जंतर मंतर पे झक मारते रहे। आजकल सवेरे 5 बजे उठते हैं,
सारा दिन दिल्ली की गलियों में घूमते रहते हैं और धूप में बारिश में पैसा कमाने तो नहीं आए, देश बदलने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए हैं। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, आपके उम्मीदवार ईमानदार हैं, ये तो हर पार्टी कहती है। डीएमके वो से नहीं कहते, डीएमके से पूछे, वो ए राजा को ईमानदार बताते हैं। वो लोग नहीं कहते, बिल्कुल उनके कहते हैं। वो अगर आप किसी कांग्रेस के नेता से कहेंगे, वो कहेंगे मनमोहन सिंह सबसे ईमानदार है, श्री प्रकाश जायसवाल सबसे ईमानदार आदमी है, सुरेश कलमाडी भी ईमानदार है। इसमें सर जनता के यकीन करने वाली आप बात है। सीबीआई से पूछेंगे, वो कहेंगे मुलायम सिंह यादव भी ईमानदार है और मायावती भी ईमानदार है। तो जनता को सोचना है, जनता डिसाइड करेगी और देश की अदालतें डिसाइड करेगी। अब इन्होंने बार बार हमारे ऊपर कीचड़ फेंका, देखिए हमारे खिलाफ सारी एजेंसीज लगा ली इन्होंने इनकम टैक्स वाले छोड़ दिए हमारे खिलाफ, इन्होंने आईबी छोड़ रखी है मेरे खिलाफ। 2 साल में इन्होंने क्या नहीं करा हमारे खिलाफ। होम मिनिस्ट्री छोड़ रखी है इन्होंने, मेरे फोन टैप होते हैं, मेरी ईमेल टैप होती है मेरे खिलाफ, हमारे पीछे आईबी छोड़ रखी है, सीबीआई, सारी एजेंसी छोड़ रखी है। सब बड़े लोग इनको के साथ कुछ यही नहीं, होता है। इनको कुछ नहीं मिला अभी तक। लेकिन ये सच नहीं है कि प्रशांत भूषण के ऊपर इल्जाम लगे? तो इल्जाम लगे, जेल भेजो ना उनको। हम तो कह ही रहे हैं, इल्जाम लगे, जांच कराओ, जेल भेजो उनको। आप भी तो जांच कराओ, अगर वो आपकी पार्टी में हमने है, तो करा ली सर जांच। तो कुछ आप नहीं बताओ भाई, रजत जी बताएं भाई, हम लोगों ने जो वो थे अपने एडमिरल रामदास, कितने बड़े वो हैं, देश के नेवी चीफ थे, उन्होंने सारी देख लिया, उनको कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने सारी जांच करा ली, सारी एजेंसी से जांच करा ली, रेड कर ली हम लोगों के ऊपर, इनको कुछ नहीं मिला। इन लोगों को हमारे खिलाफ इन लोगों ने हाई कोर्ट में केस भी कर दिया। होम मिनिस्ट्री ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया है कि इन लोगों को कोई फॉरेन फंडिंग नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी ये वो करते। भाई हम तो कह ही रहे हैं, हमने कुछ गलती की, जेल भेजो ना हमको। लोकपाल बिल बनाओ, लोकपाल बिल से सबसे पहली इंक्वायरी हमारी करा लेना सबकी, सबसे पहले हमको जेल भेजना। अरविंद जी, जनता की शिकायत तो यही है, आप आए थे मैदान में लोकपाल बिल बनाने के लिए, जनता ने आपको सपोर्ट दिया था लोकपाल बिल बनाने के लिए ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। आप खुद नेता बनने के चक्कर में लग गए। अब मैं आपको बताता हूं, ये याद रखिए सारी जनता के सामने। 4 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और पूरी दिल्ली के अंदर जो माहौल है, जो हवा है, ये तय हो चुका है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 15 दिसंबर तक सरकार बनेगी। 29 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, रामलीला मैदान के अंदर स्पेशल सत्र बुलाएंगे दिल्ली विधानसभा का। आप सब लोग आइएगा, आप भी आइएगा और दिल्ली विधानसभा के रामलीला मैदान के अंदर वही कानून पास करेंगे जिस कानून के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। सर, हम लोकपाल बिल को भूले नहीं है, उस लोकपाल बिल के लिए अंदर जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते थे, दिग्विजय सिंह कहा करते थे, लोकपाल बिल बनाना है तो खुद चुनाव लड़ो, खुद आ जाओ, खुद चुनाव लड़ो, खुद आ जाओ। इनको पता नहीं था जिस दिन इस देश की आम आदमी को तुमने चुनौती दे दी ना, और जिस दिन इस देश का आम आदमी खड़ा हो गया, बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं, बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं इन लोगों के। लेकिन मैं आपका जो कॉन्फिडेंस है उसकी दाद देता हूं। मैं पहला नेता देख रहा हूं जो चुनाव होने से 1 महीना पहले तय कर रहा है विधानसभा का सत्र कब होगा। बिल्कुल। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि ये चुनाव जीतने के लिए समझौते कर रहे हैं। अरविंद जी, आपका दावा तो है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जितने भी सर्वे आते हैं उसमें आपकी पार्टी नंबर 3 पर आती है। कौन सा सर्वे? जितने भी अखबारों में सर्वे हैं। कौन सा? आपके चैनल ने जो कराया? हाँ, हमारे चैनल में वो फ्रॉड सर्वे था। योगेंद्र यादव ने सर्वे करवाया वो सही सर्वे था। जो सर्वे आपको जीता दिखाए वो सही, और जो हारा दिखाए वो फ्रॉड। अब मैं जैसे अपने देश में 2G घोटाला हुआ था, जैसे अपने देश में कोयला घोटाला हुआ था, ऐसे भी 15 दिन पहले एक सर्वे घोटाला हुआ अपने देश के अंदर, बहुत बड़ा घोटाला। 5 चैनलों ने मिलकर किया था। उसमें ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, बीजेपी की 30-31 सीट आ रही हैं और ये आम आदमी पार्टी की 8-10 आ रही हैं, और ये आम आदमी पार्टी नहीं होती ना तो बीजेपी जीतने वाली थी, बीजेपी के वोट काट रहे हैं, बीजेपी की सीट काट रहे हैं। ये योगेंद्र यादव ने सर्वे कराया। योगेंद्र यादव का सर्वे क्लियरली दिखा रहा है कि 32% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ रहा है, 29%। योगेंद्र यादव तो आपकी पार्टी के नेता हैं, अपना ही सर्वे करा के अब बता रहे हैं कि जीत रहे हैं। आपका सर्वे किसने किया था? हमारा जो एक प्रोफेशनल सर्वे करते हैं, जो एजेंसीज होती हैं। सी वोटर ने किया था। सी वोटर के मालिक यशवंत हैं। यशवंत RSS के आदमी हैं। अच्छा
बताइए भाई, वो बीजेपी वालों ने किया था, हमारे वाला योगेंद्र यादव ने किया था। अब कौन सा सर्वे ठीक है? एसी नेल्सन ने भी सर्वे किया था। जो सर्वे है उसका रॉ डेटा वेबसाइट पे डाल दो। मुझे ये बताया गया है कि अगर रॉ डेटा डाल दो तो जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं वो 5 मिनट में देख के बता देते हैं कि सर्वे फ्रॉड है कि असली है। योगेंद्र यादव जी ने अपना पूरा रॉ डेटा, जितना भी डेटा था, सारा वेबसाइट पे डाल दिया। कोई चैनल अपना रॉ डेटा वेबसाइट पे डालने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं रजत जी से रिक्वेस्ट करता हूं, सी वोटर का सारा डेटा वेबसाइट पे डाल दीजिए। जरूर डालेंगे। और आपने जो इल्जाम लगाया कि वो आरएसएस के आदमी, ये भी मैं उनसे पूछूंगा। ठीक है, उसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपको पता नहीं था? वो मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी, आप कहते हैं जी आम आदमी, किस आम आदमी को आपने टिकट दे दिया? सारे पैसे वाले को दे रहे हैं टिकट। अब पूछिए, जितने पैसे वाले सबको टिकट दे रहे जी, किसी आम आदमी को टिकट दिया हो तो आप बता दो। 2-4 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास पैसा है, तो पैसा होना तो कोई गुनाह नहीं है अगर उन्होंने पैसा ईमानदारी से कमाया है तो। लेकिन आप अगर हमारी पूरी लिस्ट उठा के देख लें, इनमें से आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके घर का गुजारा नहीं चलता। तो आधे ऐसे हैं जिनका गुजारा अच्छे से चलता है, उसमें तो कोई खराब बात नहीं है। तो कुछ पैसे वालों को भी आपने टिकट दिए? कुछ पैसे वालों को भी टिकट दिए। कुछ पैसे वालों ने आपको पैसा दिया इसलिए उनको टिकट दिए? नहीं, किसी भी ऐसा, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने टिकट लिया और उससे हमने डोनेशन लिया। एक भी आदमी से हमने डोनेशन ले लिया उससे। लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आपकी पार्टी में आप कह रहे हैं कि जितनी भी टिकट दी हैं वो अच्छे लोग को टिकट दी हैं, उसका एक सर्वे मैंने कराया है। तो जो 70 लोग टिकट दी है, उनमें से 8 आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी के एस्टेब्लिश नेता थे और 7 ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल थे। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के लोग इतने खराब हैं तो उनको आपके टिकट, या आपकी पार्टी गंगोत्री है, इसमें आके सब साफ हो जाते हैं। बीजेपी एक माफिया है, उसको माफिया चला रहा है। कांग्रेस भी एक माफिया है, उसको भी माफिया चला रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग हैं, जो वहाँ पे घुटन महसूस कर रहे थे। ऐसे लोगों का स्वागत है। मैंने तो 2 अक्टूबर को जब हमारी पार्टी बनी थी तब भी मैंने ऐलान करा था कि इस देश के सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। जहां भी कोई काम ऐसे 1-2 अच्छे लोगों से मिलवा दूं मैं आपको। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जब भी कोई आदमी आता है, बीजेपी या कांग्रेस या किसी और भी पार्टी का, और हमारी पार्टी में आना की टिकट लेना चाहता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक आदमी की जांच करा रहे हैं। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई, उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊं। मेरे को सारी पता है सर, मैं भी बता देता हूँ सारा। अच्छा, आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूँ आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है। अभी तो शुरुआत है। रवीन जी, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको। मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर, मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने ही देंगे तब तो मैं जवाब आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा? आपकी मर्जी। जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूं मैं। अगर आप बेईमान आदमी को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, अब बोलूं मैं? बोलिए। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े आप? सर, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव, सर, ये नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं, ये प्रूफ है। ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है। ये प्रूफ है। ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ, लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए। ये लीजिए आरटीआई। ये आरटीआई की कॉपी है।
इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी, इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक अब मिनट ये सुनिए, क्या बात हुई? ये आरटीआई दे दी, आप कह रहे हैं इसके बाद एक और आरटीआई होगी? सुनिए तो सही, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट, ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ, लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने एक, अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। सर, मैं जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, ये तो छोड़ दीजिए, चलिए आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, इतने दूध के धुले हैं कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए। कह दिया था सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं, मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा ये देता बैंक हूं। की कॉपी है, अभी हाल ही इसमें में से- बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या जब लगा। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स आपने भी मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना, तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, जवाब लेके आ जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं तो ठीक है भाई, अब तो जनता तय करेगी। देखिए मैं आपको बता और दीजिए। एग्जांपल बताता हूं। करोल बाग से आपने विशेष रवि को टिकट दिया है, उनके भाई चकित रवि अभी 26 अगस्त को किडनैपिंग के इल्जाम में पकड़े गए जेल में। ऐसे आपके उम्मीदवार हरीश अवस्थी, विनोद कुमार, बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे उम्मीदवार। अब आप क्या करेंगे? जिन उम्मीदवारों के खिलाफ इल्जाम है, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ या उनके भाई के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, उनको उम्मीदवार बनाए रखेंगे या हटा देंगे? सर ये हम सारी जांच कर चुके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स। आप ही जांच करते हैं, आप ही फैसला करते हैं, आप ही उम्मीदवार बनाते सर हैं। हम लोगों ने सारी अपनी इंटरनल जांच कराई है और अगर सबूत सही, ये सर लोकायुक्त में कंप्लेंट तो कोई भी जाके पॉलिटिकल ओपोनेंट दे सकता है। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ कोई भी जाके कंप्लेंट दे देगा और फिर ये दिखाएगा जी देखो लोकायुक्त में कंप्लेंट है, लोकायुक्त में कंप्लेंट है। भाई हम भी तो देखेंगे ना कि आप तो कंप्लेंट में कुछ बिल्कुल दम है मनमोहन कि सिंह नहीं की है। तरह बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं है, मैं तो ईमानदार बहुत हूं, बोल रहा मेरे हूं। ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं, मुझे क्या पता इसमें क्या है। मैं थोड़ी कह रहा हूं मुझे क्या पता, मुझे पता है, मैं सारे जवाब तो दे रहा हूं आपको। आप सुन ही नहीं रहे जवाब। कहां जवाब दे रहे हैं आप? अब मैं सारे जवाब तो आज दे ये रहा हूं। पहली बार ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। आप जो मर्जी कह लीजिए कि हाँ ठीक है मेरे पास जवाब नहीं, आप कह लीजिए। नहीं, मेरे भाई कहने से आप, क्या है? भाई आप देखिए, आप अपना मन बना बैठे हैं आज, आप अपना मन बना बैठे अब हैं। ये भी आर्गुमेंट नहीं चलेगा अरविंद जी। जनता बैठी है सबके सामने, मैं कागज दिखा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं मन बना बैठे हैं। अगर मन बना बैठा हो तो आपको बुलाता क्यों, आपसे सवाल क्यों पूछता? सर अब जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। एक एक केस की हम लोग जांच कर चुके हैं और जांच करने के बाद हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं। जांच करने के बाद हम किसी भी हालत में करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देशराज राघव के नाम पे दुकान अगर है, आज मैं आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, सारे देश की जनता देख रही है, अगर एक भी दुकान के कागज़ आप देशराज राघव के नाम पे ला के दे दें, मैं आपको आज यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। बस यही। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, उसके नाम पे एक भी दुकान नहीं है। नहीं, अब ये मत कहिए ना, नहीं है, आप यहाँ रुक जाइए। अच्छा मैं आ रहा हूँ, हाँ, आ रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्वालिफाई कर लेता हूँ स्टेटमेंट को जो आप कह रहे हैं। जो हमारी जानकारी है, हमारी जानकारी के मुताबिक उनके नाम पे एक भी दुकान के कागज़ नहीं है। लेकिन अगर उनके नाम पे एक भी, देशराज राघव के नाम पे इसमें 8 दुकानों की लिस्ट है कि 8 दुकान उनके नाम पे है, एक भी दुकान देशराज राघव के नाम पे निकल आई, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। बस यही तो आपसे जनता उम्मीद करती है कि अगर जनता की शिकायत आए उस पर आप ध्यान दें। और सिर्फ देशराज नहीं, मैंने बहुत सारे और भी नाम बताए, उनका भी जरा ख्याल करिएगा। अगर सबूत आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, आपके पास सबूत आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको, तो उसको कैंडिडेट नहीं बनाएंगे। उसको कैंडिडेट नहीं बनाएंगे।
और उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करेंगे, उसको पार्टी से भी निकालेंगे। हम करप्शन नहीं बर्दाश्त करने वाले, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल करप्शन नहीं। मैंने सब कुछ, हम कई लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है, इसलिए दांव पे नहीं लगा रखी कि हम इस तरह के कॉम्प्रोमाइज, हमारा क्या रिश्ता है इन लोगों के साथ, कोई रिश्ता नहीं ये है हम लोगों इसलिए का। होता है जब आप राजनीति में आते हैं, जब इलेक्शन लड़ना होता है, जब चुनाव जीतना होता है, तो ऐसे आदमी को टिकट देनी पड़ती है जो जीतता है। और ऐसा नहीं है। उसमें इस तरह के लोग होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये गलत फहमी है कि गलत लोग चुनाव जीत सकते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को टिकट दिया है, वो जीतेंगे। और जिन लोगों के आप वो कर रहे हैं, अगर इनके खिलाफ आया तो इनको हटा देंगे। 2 लाख की वोटर लिस्ट में आपको कई अच्छे लोग मिल जाएंगे जिनको आप वो दे सकते हैं, टिकट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं टिकट बांटने में कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि इनके पास दिल्ली के लिए विजन नहीं है। अरविंद जी, आपने भ्रष्टाचार के सवाल उठाए हैं, आपने सरकार पर भी इल्जाम लगाए हैं, लेकिन आजकल एक फोन आता है बहुत सारे लोगों को मोबाइल पे, उसमें कहा जाता है मैं अन्ना और अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ काम करता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी पार्टी बना ली, अन्ना के साथ विश्वासघात किया। जो आदमी अन्ना को धोखा दे सकता है वो किसी के क्या काम आएगा? ये बीजेपी वाले करा रहे हैं। और आज सुबह से एक और फ़ोन आ रहा है, मेरे कुछ साथियों ने बताया। वो दूसरा नहीं आया मेरे पास में, आ जाएगा कल तक, आज से शुरू हुआ है। वो दूसरा फ़ोन ये कह रहा है कि अरविंद ने अन्ना को धोखा दिया, अरविंद ने इनकम टैक्स को लूटा, और शीला जी बहुत अच्छी हैं, और ये अरविंद बीजेपी का एजेंट है, इस बार कांग्रेस को वोट देना। तो किसके एजेंट हैं आप, बीजेपी के, कांग्रेस की? ये तो बता दीजिए। दोनों के टारगेट पे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। आपने थोड़े दिन पहले जब इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता नहीं आई थी, तब उस टाइम देखा होगा ऑटो के पीछे भी लाल रंग के और सफ़ेद रंग के पोस्टर लग रहे थे। उसमें भी एग्जैक्टली ये लिखा जा रहा था। लाल रंग के पोस्टर थे जो कांग्रेसियों ने लगवाए थे, सफ़ेद रंग के पोस्टर थे जो बीजेपी वालों ने। उसमें भी ये लिख रहे थे, एक पोस्टर कह रहा था अरविंद कांग्रेस का एजेंट है, दूसरा कह रहा था अरविंद बीजेपी का एजेंट है। ये दोनों पार्टियों के टारगेट पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी अगर आ गई तो दोनों की ऐसी तैसी हो जाएगी, दोनों का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, दोनों को ठेके मिलने दूर हो जाएंगे। इसलिए दोनों के टारगेट पे इस बार आप कुछ पूछना चाहते हैं? जो आपकी फंडिंग हो रही है सारी यूएसए से हो रही है, यूएसए से आपकी सारी फंडिंग हो रही है, आप उसको प्रमोशंस में यूज कर रहे हैं अपनी पार्टी के। क्या आपने इसकी आरबीआई से कुछ भी आपने कुछ परमिशन ली है, ऐसा कुछ किया? सर जी, जो आप यूएसए की फंडिंग कहते हैं, यूएसए के अंदर कोई इंडियन अगर रहता है जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, उसको इंडियन फंडिंग माना जाता है, उसको फॉरेन फंडिंग नहीं माना जाता है। तो जो एनआरआई रह रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, वो अगर आपकी पार्टी को चंदा देते हैं तो वो चंदा दे सकते हैं, इसमें आरबीआई की परमिशन नहीं होती। हम फॉरेन फंडिंग ले ही नहीं सकते। एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। हम फॉरेन फंडिंग ले ही नहीं सकते, कानून में परमिसिबल ही नहीं है, आरबीआई की परमिशन की तो बात ही नहीं उठती। नंबर 1, तो जो भी आप कह रहे हो, जितने लोग दे रहे हैं वहां से चंदा, वो सारे के सारे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। अरविंद जी, एक पोस्टर निकला है, लिखा है अरविंद केजरीवाल का जनता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात। क्या आप अपने देश में एक और भ्रष्टाचारी पार्टी चाहते हैं, आम आदमी पार्टी? इसमें एक सवाल है जो इंटरेस्टिंग है, हालांकि बहुत सारे इल्जाम लगे हैं। अन्ना जी का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए इन्होंने एसएमएस कार्ड जनता को बेचे, जिनकी कीमत 25 रुपए प्रति कार्ड थी। कुल 4 करोड़ कार्ड बेचे गए। कार्ड की अवधि 1 साल की थी। 4 करोड़ कार्ड से 25 रुपए प्रति कार्ड के हिसाब से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। ये 100 करोड़ रुपए कहाँ गए? सर, ये पता नहीं किसने निकाला है। हमारे 1 लाख कार्ड भी नहीं बिके थे, मतलब 4 करोड़ कार्ड बिके और 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। 1 लाख कार्ड भी नहीं बिके थे। और जब पार्टी बनाई गई थी, सब लोगों से पूछा गया था, जिन जिन लोगों ने पैसे वापस लिए थे उनके पैसे वापस कर दिए गए थे, और उसका सारा अकाउंट है मेरे पास। इसमें एक और इल्ज़ाम है। अरविंद केजरीवाल ने एक शिक्षक की पुस्तक का लेखन चोरी करके लिखा है, जिसका नाम है स्वराज। कौन है वो शिक्षक? इन शिक्षक का नाम इन्होंने लिखा है नागर जी। कौन है नागर? मैं तो जानता नहीं हूँ। स्वराज की किताब सर मैंने 6 साल देश के अंदर घूम घूम के लिखी है। आप कह रहे हो किसी की पुस्तक की चोरी है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पता नहीं है कौन जैसे है। आप इल्जाम लगाते हैं, लोग आप पर भी इल्जाम लगा देते हैं। उन्होंने इसको लेकर के आपके खिलाफ एक केस भी किया है।
कौन से कोर्ट और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर के एक आप पार्टी में थे, ये लोग इन्होंने छोड़ दिया है, अब इन्होंने बाप पार्टी बनाई है। ये उन्हीं लोगों ने ये पर्चा निकाला है। ठीक है, तो ये लोग आपके साथी थे एक जमाने में। तो ये सारा तो होगा राजनीति के अंदर। ये बाप बनाई किसी ने, पाप बनाई किसी ने, कुछ और बनाई। तो अब आपको पता चला कि पार्टी बनाने से क्या क्या मुसीबतें सामने आती हैं। सर राजनीति है और भ्रष्टाचार को दूर करना, इतने बड़े बड़े और इसको चैलेंज कर रहे हैं हम जिन वेस्टेड इंटरेस्ट को, वो चुप तो बैठने वाले नहीं है। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर। चुनाव के मौके पर हमने उनसे जनता की तरफ से सफाई मांगी, इल्जामात की, उनके पार्टी के विजन की। हमने उनसे पूछा उनके पार्टी पर लगे इल्जाम के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज यशवंत व्यास के फैसले का। अदालत ने पूरी कार्रवाई को बहुत ध्यान से सुना और ये पाया कि अरविंद केजरीवाल के सपने बहुत बड़े हैं और लोगों की उम्मीदें उससे भी ज़्यादा बड़ी हैं। तो अदालत इस उम्मीद के साथ कि वो बाकी लोगों की उम्मीद पर झाड़ू नहीं फिरने देंगे, अरविंद केजरीवाल को बरी करते हैं। अरविंद केजरीवाल के सपनों में कितनी सच्चाई है, उनके दावों में कितना दम है, इसका फैसला आपको यानी देश की जनता को करना है, आने वाले चुनाव में करना है। आपके फैसले का हमें इंतजार रहेगा। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।